भाभी कैसी हैं भैया? तुम्हारे भैया की हालत में क्या परिवर्तन होना है? जब तक जिएंगे बिस्तर पर ही रहेंगे तो खर्चा पानी? उमेश ने पूछा। तुम घड़ी घड़ी क्यों पूछते हो? जब घर में का कमाऊ आदमी लाइलाज बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ जाता है तब उस घर के फाके होती ही हैं। ऊपर से जवान बेटियों की चिंता अलग। तुम चिंता मत करो भाभी, ऊपर वाला जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। उल्टे तुम्हारे भैया की दवाई भी बंद हो गई। झूठी ही सही पर मन में तसल्ली तो थी कि इलाज चल रहा है, शायद कभी ठीक हो जाएंगे। कहती हुई सुनैना ने पल्लू से आंखें पोंछी। धैर्य रखो भाभी, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? सुनैना ने कौतूहल से उमेश की ओर देखा। ऐसी कौन सी बात कहना चाहते हो जो बुरी लगे? बुरा क्यों मानूंगी भैया, जो भी कहोगे हित में ही कहोगे। डर लगता है कहीं बुरा ना मान जाओ। यदि अच्छी न लगे तो मेरी बात यहीं ख़त्म कर देना, मन में न रखना। कुछ कहोगे भी या यही पहेलियाँ बुझाते रहोगे? विश्वास पूर्वक कहती हूँ कि तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। भाभी, तुम 13वीं पर किसी के घर दावत खाने जा सकती हो? बड़े आदमी हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, मेरे परिचित हैं। किसी की सुहागिन ब्राह्मणी की व्यवस्था करने के लिए मुझसे कहा गया है। अचानक तुम्हारा ध्यान आ गया। अच्छा भला सामान मिलेगा, कुछ तो सहारा लगेगा। यह क्या कह दिया भैया कि किसी की 13वीं जीवने जाऊं और दान दक्षिणा लूं? मुझसे यह सब नहीं होगा। फिर कोई जान पहचान वाला मिल गया तो? आप नहीं जाओगी तो कोई और चली जाएगी। पहली बार जाने में संकोच होगा, वहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं मिलेगा। यदि कोई मिल भी जाए तो क्या कोई जान पहचान वाले तुम्हारे पेट में रोटी देने आते हैं? तुम्हारी कोई खैर खबर लेता है? सियानी होती दो दो बेटियां हैं, उन्हें घर पर अकेली छोड़कर तुम भी तो कुछ नहीं कर सकती। एक बेटा भी होता तो सोच लेते। यह तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, पर मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। संकोच को छोड़ो भाभी, वहाँ तुम किसी भी तरफ मत देखना, माथे तक घूंघट कर लेना और अपने रीति रिवाज अपनी तरह से करते रहे। बस तुम चुपचाप देखती रहना, उमेश ने समझाया। तुम तो वही रहोगे ना? सुनैना ने हिम्मत की। मेरे रहने न रहने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम रहोगे तो थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी। सुनैना ने किसी मासूम बच्चे की तरह उमेश का दामन थामना चाहा। भाभी, रहूंगा तो वहीं पर। इतना बड़ा ब्रह्मभोज है, पता नहीं सेठ जी कौन सा काम सौंपते हैं। हाँ, यह तो तुम ठीक कहते हो, पर घर तक तो तुम छोड़ोगे ना? इन लड़कियों से क्या कहूँगी, कल कहाँ जाऊँगी? सुनैना ने फिर सवाल उछाला। और क्या हो गया भाभी, इतना डर क्यों रही हो? क्या कभी कहीं दावत खाने नहीं गई? कुछ भी कह देना बच्चों से, घंटे भर की तो बात है। सोचना किसी संबंधी के यहाँ जा रहे हैं। बस जरा कपड़े ढंग से पहन लेना, समय पर लेने आ जाऊंगा। तो बात पक्की समझो। अब तुमने भैया ने की गुंजाइश कहाँ छोड़ी? अगले दिन तक सुनैना संकोच और आशंका में घिरी रही। किसी भी काम में मन नहीं लगा, नींद भी ठीक से नहीं आई। बार बार मन हुआ कि मना कर दे, मृतका की जगह उसे बिठाकर पूजा पाठ करेंगे और कुछ सामान देकर हमेशा के लिए विदा कर देंगे। क्या वहां से मिले सामान को संभाल पाएंगे? क्या वह सामान उस मृतका की याद नहीं दिलाएगा? लेकिन मृतका को तो उसने कभी देखा ही नहीं। फिर मन में तर्क उठा कि उसके ना जाने से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, वह किसी और को बुला लेंगे। निश्चित समय पर आकर उसने सुनैना को अपने साथ ले गया। इतनी बड़ी कोठी के बाहर चमचमाती गाड़ियों की लाइन और गाड़ियों से उतरते बड़े बड़े लोगों को देख सुनैना का संकोच और भी बढ़ गया। उमेश ने समय की नजाकत को समझा और सुनैना के कान में फुसफुसाया, इधर उधर मत देखो भाभी, वरना जी घबराता रहेगा। तभी उमेश की नज़र सेठ जी पर पड़ी। उमेश ने सेठ जी उमेश ने हाथ जोड़कर कहा, पंडिताइन जी आ गई हैं। सेठ जी ने अपने पास खड़े पुत्र को इशारा किया। वह ससम्मान सुनैना को अंदर तक ले गया। अंदर हवन अभी संपन्न हुआ था और ब्राह्मण भोज की व्यवस्था चल रही थी। बहुओं ने सुनैना को चौकी पर बिठा दिया। ब्राह्मणों के साथ ही सुनैना को नए बर्तनों में खाना परोसा गया, मनुहार करके खिलाया गया। एक बहू झूठी थाली उठाकर ले गई, बर्तन धोकर प्लास्टिक की थैली में डाल दिए। ब्राह्मण भोजन कर चुके तो सुनैना को लोहे के नए फोल्डिंग पलंग पर बिठाया। पलंग पर बिस्तर लगा
था। रजाई, गद्दा, चादर, दो तकिए, कंबल, दरी तथा ढेरों सामान रखा था। सेठ जी की दोनों बहुओं ने मिलकर सुनैना को साड़ी, बिछुए और पायल पहनाई, पैरों में महावर लगाया, मांग में सिंदूर डाला, हाथों में मेहंदी रचाई, माथे पर बिंदी लगाई, नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई, कलाइयों में नई चूड़ियां पहनाई, मेकअप बॉक्स व साड़ी, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक आदि रखे, सर पर ऊनी शॉल उड़ाया। उस पलंग पर बिठाकर बहू बेटे पलंग को उठाकर 5 कदम चले। बड़े बेटे ने गले में सोने की चैन पहनाई, छोटे बेटे ने एक लिफाफे में रुपए रख कर दिए। फिर परिवार की जितनी भी बहुएं थी सभी ने रुपए सुनैना की गोद में रखे उसके पैर छुए। सुनैना सब चुपचाप देखती रही। 10-10 किलो आटा, दाल, चावल, घी, तेल, चीनी और 11 परोसे एक टोकरी में रख सारे सामान के साथ सुनैना को एक रिक्शे में बैठाकर विदा कर दिया गया। रिक्शे के पैसे भी सेठ जी ने नौकर ने दे दिए। रिक्शा जब सुनैना के घर के दरवाजे पर रुका तो सुनैना की तंद्रा भंग हो गई। उसने झट हाथ में पकड़ा रुपए का लिफाफा और गले में पहनी सोने की चैन ब्लाउज में डाली। फिर दरवाजा खटखटाया। बड़ी बेटी ने दरवाजा खोला तो माँ को इतने सामान के साथ देखकर चिल्ला पड़ी, कहाँ गई थी माँ? बाद में बताऊंगी, पहले सामान अंदर रख। कहाँ संकोच, बस जिस सामान की और नजर नहीं उठ रही थी सुनैना अब उस सामान को एक एक कर उठा कर देखने लगी। रजाई, गद्दे भी नाम मात्र के बचे थे। चलो, सर्दी आराम से कट जाएगी। अम्मा, शॉल तो मैं लूँगी। बड़ी बेटी ने माँ के कंधे से शॉल उतारी। अम्मा, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है, लगता है आज ढेरों दहेज के साथ ससुराल आई हो। पता तो चले कहाँ से हाथ मारा है, क्या कोई लॉटरी निकली है? खाट पर पड़ा सुनैना का पति भी आवाज निकालने लगा। तुम तो चुपचाप लेटे रहो, सांस लेने दो, अभी सब बताती हूँ, अपने पति से कहती हुई सुनैना ने पुकारा। मंजली, बड़की, पहले सारा सामान अंदर रखो, कोई देख लेगा। अब सुनैना को चिंता सताने लगी। दहेज ही तो है सब, यह सब खिड़की बड़की के विवाह में दे दूंगी। लड़के वाले कब से कह रहे हैं, पैसा पास ना होने से अभी तक टालती आ रही। उसने दरवाजा बंद कर ब्लाउज से रुपए का लिफाफा निकाला, पूरे 5,000 रुपए और सोने की चैन। चैन को हथेली पर रखकर अंदाजा किया 2 तोले की तो होगी। ख्याल आ गया, गले में काला धागा बांधने के अलावा कभी कोई गहना पहना ही नहीं। अब क्या पहनूंगी? बड़की को ही दे दूंगी। एक एक चीज उतार कर अटैची में संभाल कर रखती जाती। अभी तो पैर छूने पर मिले रुपए गिनने हैं, पूरे 1,000 हैं, यानी कुल मिलाकर पूरे 6,000। मन में डर सा लगा। उमेश को सोने की चैन और 5,000 रुपए के बारे में नहीं बताएगी, कहीं मांग ही ना ले, केवल 1,000 रुपए ही दिखाएगी। उसे कुछ ही पल में मिले सामान से मोह हो गया, कहीं कोई उसकी निधि ना छीन ले। सोचा, उमेश को सामान दिखाकर संभाल कर रख लेगी। जाते समय कितना संकोच हो रहा था। एक साथ इतना सामान उसने अपने जीवन में तब भी नहीं देखा था जब बड़की का बापू नौकरी करता था। यदि ऐसे ही न्योते मिलते रहे तो दोनों बेटियों के हाथ आराम से पीले कर देगी। इधर बड़की को कहाँ चैन था। सुनैना को फिर से झंझोड़ा। बताओ ना माँ, कहाँ गई थी? एक जगह 13वीं में खाना खाने गई थी। 13वीं में खाना खाने पर इतना सामान मिलता है? फिर तो माँ तुम रोज 13वीं में जाना। हाय, कितनी गरम गरम कचौरियाँ हैं, लड्डू और यह सब्जी, यह रायता। बड़की फटी फटी आंखों से देख सोचने लगी कि कितना समय हो गया, कभी ढंग का खाना तो क्या पेट भर खाना भी नहीं मिला। दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी खाने लगी। सुनैना तृप्ति के भाव से उन्हें देखने लगी, आंखें टपकने लगी। कई महीने का राशन पानी घर आ गया था, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। बड़की के बापू की भी थोड़ी दवा करा लेगी। मन में सोचा, सौदा बुरा नहीं है। शाम को उमेश आया। कैसा रहा भाभी? अब तो कोई संकोच नहीं है ना? नहीं भैया, तुमने तो जीने की राह बता दी, कहकर सुनैना उससे सामान देख लेने का आग्रह करने लगी। भाभी, सामान क्या देखूं?
मुझे मालूम है क्या क्या मिला है। इस बार सब सामान तुम ही रखो, पहली पहली बार मिला है। आगे से 25% मेरा होगा। बोलो मंजूर है? उमेश हंसा। चाचा तुमने तो हम सब की दावत करा दी। आपकी लंबी उम्र हो और सब को आप जैसे चाचा मिले। बस बस क्यों इतना मक्खन लगा रही हो? बल्कि मैं तो उमेश तुम लोगों के लिए ही सोचता हूँ, अपने ही अपनों के काम आते हैं। कहते हुए उमेश ने बड़की के सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी बात क्या टाल सकती हूँ भैया, ठीक ही कहा था तुमने कि ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। फिर भी कुछ तो लेते जाओ भैया। सुनैना ने जिद कर थोड़ा सा खाना बांध दिया। उमेश ने एक कचौरी उठाई, मुंह से काटी और दांतों से दबाते हुए पार्वती की ओर देखने लगा तो पार्वती बोली, ऐसे क्या देख रहे हो भैया? आज तो खूब जच रही हो भाभी, मन करता है देखता ही रहूं। अब भैया तो तुम्हारी तारीफ करने लायक रहे नहीं, मुझे ही करने दो। सदा सुहागन रहो भाभी।